Welcome to TechCS Engineering. Hello students. Here I am Himanshi Agrawal. Here I am explaining if statement program in C, C++, C has Java, Python programming language. मेरी प्रीवियस वीडियो इफ एल्स स्टेटमेंट के ओवरव्यू के ऊपर थी। उस वीडियो में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट के 4 टाइप्स होते हैं और उनके कौन कौन से 4 टाइप्स होते हैं ये सब देखा था। उन्हीं टाइप्स में से एक टाइप इफ स्टेटमेंट करके भी होता है। हमारी ये वीडियो इफ स्टेटमेंट के ऊपर है। आप सभी स्टूडेंट देखेंगे इफ स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है और एक इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम भी बनाएंगे। ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। इस सिंगल वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी कि इस वीडियो में किसी भी स्टूडेंट को जहां भी कोई भी क्वेश्चन रेज हो या आपको लगे कि आपके किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पर कोई वीडियो बन सकता है या आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फ्रीली कह सकते हैं, जिससे मैं आपके लिए एवरी संडे एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आऊं जिसमें आपके हर एक क्वेश्चंस का आंसर हो। ओके, this is my beginner to advanced programming course for our technical students who wants to learn about coding or programming language. They can subscribe my channel or press the bell icon for my new uploaded videos. I uploaded some videos related to this course, complete loop tutorial videos, overview of programming language, overview of if-else statement, types of if-else statement. Many of the videos I have uploaded on this channel, so watch freely these videos on this channel or subscribe my channel for founding these type of videos. Okay, so now we start today's session. Today's our topic is if statement in C, C++, C has Java, Python programming language. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो में आपको इफ स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है और एक इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम भी बताऊंगी मैं, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स को एक वेरिएबल लेना होगा। उस वेरिएबल में आपको यूजर से वैल्यू इनपुट करानी होगी। तो उसके लिए हम एक कोड लिखेंगे जिसमें हमको यूजर से वैल्यू इनपुट करानी है। उस वेरिएबल की वैल्यू जो यूजर ने इनपुट की है उस वैल्यू को आप चेक कराकर देखेंगे कि यूजर ने जो वैल्यू इनपुट की है वो इवन है या नहीं है। सिंपल सा प्रोग्राम है, चलिए बनाते हैं, देखते हैं कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। ये मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, इसमें भी थोड़ा सा बताऊंगी। आपके लिए कोड लिखा हुआ है तो उसमें और अच्छे से समझाऊंगी। और यूजर से इनपुट लेने के बाद आपको उस वैल्यू को यूजर से इनपुट लेना है और यूजर से इनपुट लेने के बाद उस जो वैल्यू यूजर ने इनपुट की है उस वैल्यू को चेक कराना है कि ये वैल्यू इवन है। बस ये देखना है। अगर नहीं होगी तो स्क्रीन ब्लैंक आएगी, अगर होगी तो प्रिंट हो जाएगी। अभी हम देखते हैं कि कैसे हम इस प्रोग्राम्स को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट होता क्या है। तो इफ स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे कि इफ स्टेटमेंट के नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमको यहाँ कोई ना कोई कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो इफ का कोड चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, है ना। तो इसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट इसीलिए कहते हैं। तो चलिए अब प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम क्या है, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तब आप सभी स्टूडेंट को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है और कैसे वर्क करता है ना। तो हम देखते हैं। ओके, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि वीडियो में
आप सभी स्टूडेंट के साथ एक इवन नंबर को चेक कराने वाला प्रोग्राम बताना है। तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे रन कराते हैं और क्या आउटपुट आता है, कैसे वर्क करता है, किस तरह से इफ का कोड चलाया जाता है, किस तरह से इफ का कोड बनाया जाता है, आखिर ये इफ का कोड कि हमको नीड क्यों पड़ी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं सी प्रोग्राम, फिर हम सी प्लस प्लस का देखेंगे, फिर सी हैश का, फिर जावा का और पाइथन का। ओके, तो सी का प्रोग्राम क्या है। सी के प्रोग्राम में वही सबसे पहले क्या होता है सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम में कि हम हेडर फाइल लेते हैं, फिर उसके बाद मेन फंक्शन लेते हैं। तो जो हम और प्रोग्राम्स में करते आ रहे थे वही हमने इसमें किया है कि सबसे पहले हमने हेडर फाइल ली है और उसके बाद में हमने एक मेन फंक्शन क्रिएट किया है। अब मेन फंक्शन के अंदर हमने एक एन नाम का एक वेरिएबल बनाया है, जिसमें हम यूजर से इनपुट कराएंगे कि हमको ये वैल्यू इनपुट करानी है यूजर से। तो इसमें हम यूजर से वैल्यू लेंगे, एन नाम के जो वेरिएबल लिया है हमने, उसमें हम यूजर से वैल्यू लेंगे कि भाई हमको ये वैल्यू बताएगा यूजर कि ये वैल्यू है, इसको चेक कराइए ये इवन है, बस इतना बताना ये इवन है। अगर नहीं है तो हमको कोई आउटपुट नहीं चाहिए, अगर है तो आउटपुट चाहिए। ओके, तो उसके लिए हमने सबसे पहले एन नाम का वेरिएबल क्रिएट किया। अब एन नाम का वेरिएबल हमें सी में क्या होता है कि हमको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है अगर हम कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो वो किस टाइप का वेरिएबल है। तो इसलिए हमने पहले इंट फिर एन लिया है। ओके, अब हमने लिया है प्रिंट एफ एंटर एन इंटीजर। तो एक इंटीजर हमको एंटर कराना है, इसलिए हमने आउटपुट स्क्रीन पर हमको पता तो होना चाहिए कि प्रोग्राम हमसे यानी कि यूजर से क्या मांगना चाह रहा है। तो इसलिए हमने प्रिंट एफ में लिखा हुआ है एंटर एन इंटीजर। अगर हम ये नहीं डालेंगे तो कई बार क्या होता है काफी बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं तो कब हमें किसके लिए इंटीजर देना है, क्या हमको फ्लोट देना है, क्या नहीं देना है, या फिर हमें किस लिए क्या चीज देनी है, तो यूजर कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए हमको यूजर से वैल्यू लेने के लिए पहले हमको स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए हमको स्पेसिफाइड करना होता है कि वही प्रिंट एफ करके या फिर जो भी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए जो भी यूज किया जाता है फंक्शन, जैसे सी प्लस प्लस में सी आउट यूज किया जाता है, सी में प्रिंट एफ यूज किया जाता है, सी हैश में कंसोल डॉट राइट लाइन यूज किया जाता है, जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज किया जाता है और पाइथन में प्रिंट यूज किया जाता है। तो उसी तरीके से वो इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि हमको आउटपुट चाहिए होता है। देखो, तो हमने यहाँ पर क्या लिया प्रिंट एफ एंटर एन इंटीजर, तो हमको एक इंटीजर वैल्यू एंटर करानी है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि प्रिंट एफ एंटर एन इंटीजर। अब हम उसके बाद में हमने सीएन में परसेंट डी लॉजिकल एंड एन। तो सीएन से क्या होता है हम इनपुट लेते हैं, सॉरी सीएन नहीं है यहाँ स्कैन एफ है, स्कैन एफ से हम इनपुट लेते हैं। सीएन तो अपना सी प्लस प्लस में होता है, यहाँ स्कैन एफ है सी में, अभी हम सी के प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। तो स्कैन एफ में हमने दिया परसेंट डी लॉजिकल एंड एन। ओके, तो परसेंट डी का मतलब इंटीजर टाइप और लॉजिकल एंड एन मतलब एन में हमें वो वैल्यू स्टोर करानी है, इसलिए हमने लॉजिकल एंड एन का प्रयोग किया है ना। तो ये हो गया हमारा कि हमको यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें क्या कोड लिखना है स्कैन एफ, फिर हमको किस टाइप की वैल्यू एंटर करानी है परसेंट डी यानी कि इंटीजर टाइप हमको वैल्यू प्रिंट करानी है। अब हमने कॉमा लगा कर, क्योंकि इसमें कॉमा सेपरेटेड लिखा जाता है कि किसमें हमको वैल्यू स्टोर करानी है एन में, तो एन में स्टोर करानी है, स्टोर किससे कराई जाएगी लॉजिकल एंड कर एन करके, है ना। ओके, तो मीन्स हमको वहां से वैल्यू लेनी है, एन की वैल्यू लेनी है यूजर से और उसमें एन में स्टोर करानी है, इसलिए हमने एन नाम का वेरिएबल लिया था। अब जो वैल्यू हमने स्टोर कराई है उसको हम इफ स्टेटमेंट से चेक कराएंगे कि ये इवन है। तो इवन के लिए हमको एक कंडीशन देनी होगी कि n%2, क्या कंडीशन देनी होगी n%2 इक्वल इक्वल 0। अगर वो n%2 इक्वल इक्वल 0 होता है तो आपका इवन है, अदरवाइज नहीं है। तो बस हमको इतना ही पता करना है कि ये इवन है नंबर, तो इसलिए हमने यहाँ सिर्फ इफ कोड दिया है। अगर हमको ये भी पता करना होता नहीं है तो वैसे ही पता चलना है, क्योंकि इवन है ये तो
बताएगा, और इवन नहीं है तो ब्लैंक स्क्रीन देगा, तो वैसे ही पता चल रहा है। तो वैसे हम एल्स का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एल्स वाला हम एक और नया प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम एक और नई वीडियो लेकर आएंगे, तो उसमें हम इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पूरा टॉक करेंगे। लेकिन ये इफ स्टेटमेंट ओनली भी हम अपने कई प्रोग्राम्स में यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ इफ स्टेटमेंट को बताया है। ओके, तो यहाँ पर अब हमको वैल्यू इवन प्रिंट करानी है। तो अब जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, ट्रू होती है, तो हमारा इफ का कोड चलेगा। इफ के कोड में क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ %d इवन इंटीजर /n कमेंट। तो मतलब %d की जगह पे n की वैल्यू आएगी और इवन इंटीजर। ओके, तो देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। रन कराते हैं इस कोड को। तो एंटर एन इंटीजर, अब वो इंटीजर वैल्यू मांग रहा है। अगर हम इंटीजर 8 देते हैं वैल्यू, तो चेक करेगा क्या आएगा, 8 इवन इंटीजर है। अगर हम यहाँ लिख दे %d के बाद %d इज एन इवन इंटीजर, तो यहाँ हमने फिर 8 दिया और 8 की वैल्यू हमारी 8 इज एन इंटीजर नंबर, इंटीजर, क्योंकि 8 जो है हमारा इवन इंटीजर है ना। तो ये हमारी आ गई, ये आपको समझ आ गया होगा। लेकिन इसमें बस कुछ नहीं है, प्रिंट एफ में क्या किया है हमने, %d दिया। %d में मतलब हमको यहाँ जो वैल्यू स्टोर करानी है, यानी कि हमको जो आउटपुट स्क्रीन पर वैल्यू चाहिए वो किस टाइप की, इंटीजर टाइप, इसलिए हमने यहाँ इंटीजर का साइन दिया हुआ है %d। उसके बाद में हमने इज एन इवन इंटीजर, क्योंकि हमको इवन पता करना था इसलिए, है ना। तो ये तो हुआ हमारा सी का प्रोग्राम, इवन इंटीजर पता करने के लिए। इसके लिए आप जो भी वैल्यू देंगे इवन में ही देनी होगी, तो आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे आपने 6 दिया तो 6 इज एन इवन इंटीजर। ऐसे ही आप यहाँ पर 4 देंगे तो 4 इज एन इंटीजर। ऐसे ही आप यहाँ पर 80 दे दें तो भी आएगा, 80 इज एन इवन इंटीजर। अगर आप यहाँ पर ऑड वैल्यू देंगे तो ब्लैंक स्क्रीन देगा, जैसे हमने 9 दिया तो इसने ब्लैंक स्क्रीन दे दिया। तो यही होता है कि अगर आप ऑड वैल्यूज देंगे तो वो ब्लैंक स्क्रीन दे देगा, क्योंकि आपका इफ का कोड चलेगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगी तभी इफ का कोड चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम C++ का प्रोग्राम देखते हैं तो उसमें और अच्छे से समझ आएगा, है ना। तो C++ के प्रोग्राम में भी वही, हमने सबसे पहले एडर फाइल लिया IO स्ट्रीम, उसके बाद में नेम स्पेस std। आप चाहें तो नेम स्पेस के साथ में जो आप ऑपरेशन परफॉर्म कराने वो भी लिख सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ यूजिंग नेम स्पेस std लिया है। अब उसके बाद हमने लिया है इंट मेन, जो कि हम शुरू से करते आ रहे हैं प्रोग्राम में, वही हमने किया है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं किया है। फिर हमने इंट मेन फंक्शन लिया है। इंट मेन फंक्शन के बाद में हमने जैसे सी में वेरिएबल लिया था जिसमें हमने वैल्यू को स्टोर कराया था, यूजर से वैल्यू ली थी और उस वैल्यू को स्टोर कराया उस वेरिएबल में, और उससे हमने चेक किया उस वेरिएबल को कि वेरिएबल की वैल्यू को कि वो इवन है। बस हमने इतना ही तो चेक किया था, वही हम इस प्रोग्राम में करेंगे। आगे आने वाले C++, C है, तो जावा में भी हम यही करेंगे, और C++ का भी ये चल रहा है, तो C है, जावा, पाइथन में भी हम यही करने वाले हैं। तो अभी हम C++ का देखते हैं। तो इसमें हमने एक इंटीजर वाला एक n नाम का वेरिएबल हमने क्रिएट किया। अब उसको क्रिएट करने के बाद में हमने यूजर से इनपुट मांगना है। तो इनपुट मांगने के लिए किस टाइप का इनपुट चाहिए, तो हमने उसमें लिखा सी आउट में, सबसे पहले आउटपुट स्क्रीन पर हमको प्रिंट तो कराना पड़ेगा ना कि किस टाइप का हमको इनपुट चाहिए, तो इसलिए हमने सी आउट में लिखा, एक स्ट्रिंग प्रिंट कराई सी आउट की हेल्प से, एंटर एन इंटीजर। यानी प्रिंट फंक्शन का जो भी कार्य होता है वो होता है आउटपुट स्क्रीन पर किसी भी चीज को प्रिंट कराना। तो हमने स्ट्रिंग एक प्रिंट कराई है, एंटर एन इंटीजर। इससे हमको एक इंटीजर वैल्यू चाहिए, वो भी यूजर से, इसलिए हमने स्क्रीन पे स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग हमने उस पर लिखा कि एंटर एन इंटीजर। ओके,
फिर हमने यूजर से इनपुट लेने के लिए cn का यूज किया, cn इंसर्शन ऑपरेटर n, तो उसमें हमारी n में वैल्यू पुट हो जाएगी, इंटीजर वैल्यू जो भी हम यूजर देगा, इट मीन्स आप या हम देंगे। ओके, फिर उसके बाद हमने इफ का कोड बनाया है। पहले यूजर से इनपुट लिया, इनपुट लेने के लिए पहले हमने एक स्ट्रिंग प्रिंट कराई, एंटर एन इंटीजर। उसके बाद में हमने इनपुट लिया, एन में स्टोर कराया, एन में स्टोर कराने के बाद हमने इफ को क्रिएट किया, इफ की बॉडी क्रिएट की। तो इफ की बॉडी में हमने क्या लिखा, वही कंडीशन दी, n%2 इक्वल इक्वल 0, क्योंकि इवन का मतलब यही होता है। ओके, तो इफ n%2 इक्वल इक्वल 0 दिया हमने। अब अगर ये सेटिस्फाइड होता है तो हमारा लूप का जो कोड है, यानी कि हमारी जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट, तो उसका जो कोड है सी आउट एक्सटर्नल ऑपरेटर में n इज इवन नंबर या इवन इंटीजर। इवन इंटीजर, ओके, तो ये प्रिंट हो जाएगा। n की जगह पे आएगा अपना n की वैल्यू जो भी होगी, हम जो यूजर इनपुट करेगा वो जो भी वैल्यू होगी, वो वैल्यू अगर ट्रू होता है आपका कोड, n%2 इक्वल इक्वल 0 होता है, तो जो n की वैल्यू है वो लिखी जाएगी और उसके बाद में लिखा जाएगा इज एन इवन इंटीजर, इज एन इवन इंटीजर। ओके, रन करा के देखते हैं क्या है। तो एंटर एन इंटीजर, उसने इंटीजर एंटर एन इंटीजर एक स्ट्रिंग प्रिंट किया, क्योंकि सी आउट की हेल्प से हम उस स्ट्रिंग को प्रिंट करा रहे थे। अब उसके बाद में वो हमसे वैल्यू मांग रहा है कि हम जब तक वैल्यू एंटर नहीं करेंगे तब तक वो कोड आगे नहीं चलेगा। जैसे ही हम वैल्यू एंटर करेंगे 8 और एंटर दिया, वैसे कोड चल जाएगा, और 8 इज एन इंटीजर। तो कैसे आया, जब 8 की वैल्यू एन में स्टोर हो गई, हमने जैसे 8 एंटर किया तो एन की वैल्यू हो गई 8। अब n की वैल्यू 8 हुई तो 8%2 इक्वल इक्वल 0 हो रहा है, यस हो रहा है, क्योंकि 8 में 2 का भाग देंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। n%2 का मतलब ये होता है आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। परसेंट में रिमाइंडर देखा जाता है, कोशिएंट डिवाइड से देखा जाता है, तो परसेंट में रिमाइंडर आपका जो है वो 0 आना चाहिए। तो इसका रिमाइंडर जो है 0 आ रहा है। 2 4 8 होता है। अब तो कंप्लीटली डिविजिबल है ना, अगर इनकम्प्लीट डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, है ना, यही होता है। देखो, इनकम्प्लीट डिविजिबल का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर n%2 इक्वल 1 होता है तुम्हारा, तो इज एन ऑड इंटीजर देता है, ये इज एन ऑड इंटीजर। जैसे आपने वैल्यू दिया है यहाँ पर 7, तो रिमाइंडर 1 है, तो इज एन ऑड इंटीजर। रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसलिए इज एन ऑड इंटीजर। उम्मीद आप समझ गए होंगे इस चीज को कि ये क्या ऑड इंटीजर और इवन इंटीजर कैसे आया, क्योंकि n%2 का फॉर्मूला यही होता है कि अगर आप का जो रिमाइंडर है n%2 से रिमाइंडर देखा जाता है। इट मीन्स जब भी आप कहीं भी परसेंट कंडीशन में लगाते हैं तो उसका मतलब है कि आपको रिमाइंडर चाहिए, और जो रिमाइंडर आ रहा है वो आपका वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इफ में देखते हैं तो वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इक्वल इक्वल में जो भी वैल्यू देते हैं वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सेटिस्फाइड है या नहीं, ये देखते हैं ना। तो वही है कि हमने n%2 इक्वल इक्वल मान लिया तो ऑड इंटीजर देगा, और n%2 इक्वल इक्वल 0 लिया तो इवन इंटीजर देगा। तो वही हमने सी आउट की हेल्प से प्रिंट करा दिया कि वही n की वैल्यू जो भी होगी वो प्रिंट हो जाएगी, और अगर कोड चलता है f का तो n की वैल्यू जो भी है वो प्रिंट हो जाएगी, और साथ में एक स्ट्रिंग और प्रिंट करा दी हमने एक्सटर्नल ऑपरेटर लेकर के कि वही इज एन ऑड इंटीजर या इज एन इवन इंटीजर। अगर इक्वल इक्वल 0 है तो इवन इंटीजर, और इक्वल इक्वल 1 है तो ऑड इंटीजर। ओके, चलो अब सी हैश का देखते हैं, तो उसमें और अच्छे से क्लियर होगा आपको। तो सी हैश में भी वही हम यूजिंग सिस्टम ले रहे थे, उसके बाद में हम नेम स्पेस कंडीशनल लिया, क्योंकि जैसे हम उसमें भी C++ में भी यूज कर सकते हैं। आगे मैं एक और प्रोग्राम बताऊंगी वीडियो
इफ एल्स स्टेटमेंट की, तब मैं उसमें यूज करना बताऊंगी उसको, है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको वो वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, तो हमने इसमें CH के प्रोग्राम में सबसे पहले यूजिंग सिस्टम लिया, देन हमने नेम स्पेस के साथ में कंडीशनल लिया, क्योंकि हम कंडीशनल स्टेटमेंट को चला रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर कंडीशनल लिया है। अब हमने इसमें एक क्लास बनाई, उसके स्टेटमेंट में हमने एक क्लास बनाई, उसके नेम स्पेस कंडीशनल के अंदर हमने एक क्लास बनाई। क्लास का मतलब ये तो हमारा एक फॉर्मेट ही है कि यूजिंग सिस्टम लेना है, फिर नेम स्पेस में जो भी आपको नेम देना है, जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट चला रहे हैं तो कंडीशनल दे सकते हैं। हमने जब लूपिंग स्टेटमेंट चलाए थे तो लूप दिया था, ऐसे ही जो भी होता है हम ले सकते हैं ना। तो नेम स्पेस कंडीशनल क्लास इफ एल्स स्टेटमेंट चलाना है तो इफ एल्स स्टेटमेंट के नाम से हमने एक क्लास बना ली। अब उसके अंदर हमने वॉइड मेन मेथड या फंक्शन को कॉल किया। वॉइड मेन फंक्शन यानी एक ना एक मेन मेथड या फंक्शन हमको चाहिए होता है कोई भी प्रोग्राम में, प्रोग्राम बनाते हैं तो लैंग्वेज में, बट पाइथन में नहीं होता है ऐसा। पाइथन की लैंग्वेज डायनेमिक लैंग्वेज है तो वो ऑटो अंडरस्टैंडेबल होती है ना। तो C++ ये जावा में तो मेन फंक्शन लेते ही हैं, तो इसमें भी हमने वही मेन फंक्शन लिया है, वॉइड मेन फंक्शन। उसके बाद में हमने फिर कंसोल डॉट राइट लाइन से एक स्ट्रिंग प्रिंट कराई, जैसे हमने C और C++ में कराई थी उसी तरह हमने इसमें भी कराई है। एंटर एन इंटीजर, इसमें हमने इंटीजर वैल्यू एंटर करानी है यूजर से, इसलिए हमने एक स्ट्रिंग प्रिंट कराई है एंटर एन इंटीजर, तो वो इंटीजर वैल्यू मांग रहा है यूजर से, है ना। अब हमने इंटीजर एक n नाम का वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें हमने जो वैल्यू इंटीजर वैल्यू यूजर देगा उस वैल्यू को हमने कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 से कंसोल डॉट रीड लाइन, मतलब इसमें क्या है कि हम वैल्यू को इनपुट करा रहे हैं यूजर से, तो उसके लिए हमको ये कोड लिखना होता है कि कंसोल डॉट रीड लाइन करके। तो हमने कंसोल डॉट रीड लाइन तो लिखा ही, लेकिन हमको इंटीजर वैल्यू चाहिए थी इसलिए हमने उसको कन्वर्ट और कराया, क्योंकि कई बार क्या होता है वो फ्लोट में ले लेता है या किसी और में भी ले लेता है, तो इसलिए हमने कन्वर्ट डॉट टू इंट से उसको कन्वर्ट कराया, कंसोल डॉट रीड लाइन से हमने यूजर से इनपुट लिया। ओके, तो ये तो हुई बात हमारी इनपुट लेने की। अब हम बात करते हैं कि इफ स्टेटमेंट बनता कैसे और चलता कैसे। तो इफ स्टेटमेंट के लिए कुछ नहीं है, इफ देन स्मॉल ब्रेसेस में n%2 इक्वल इक्वल 0, इवन नंबर ही हम चेक करा रहे हैं यहाँ भी, तो इसलिए हमने n%2 इक्वल इक्वल 0 लिया है। अब n%2 इक्वल इक्वल 0 लिया है, तो अगर ये सेटिस्फाइड होती है कंडीशन तो हमारा इवन होगा, यानी कि हमारा इफ वाला कोड चलेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो ये हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा और हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। रिटर्न 0 मतलब प्लेन स्क्रीन दे देगा, ब्लैंक स्क्रीन दे देगा, है ना। तो n%2 इक्वल इक्वल 0 हमने दिया यहाँ। तो n%2 इक्वल इक्वल 0 हमने दिया। अब उसके बाद में हमने क्या किया कि जैसे ही हमारा प्रोग्राम सेटिस्फाइड होगा, हमारा जो ये कंडीशन है n%2 इक्वल इक्वल 0 जो कंडीशन है, अगर ये सेटिस्फाइड होती है वैसे ही हमारा इफ वाला कोड चलेगा। इफ वाला कोड लिखने के लिए हमको इसमें कर्ली ब्रेसेस लिखना होता है, ऐसे सी में भी, ऐसे C++ में, ऐसे C हैश में होता है ना, कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है। और आई थिंक जावा में भी होता होगा, जावा में भी होता है। तो हम जावा का प्रोग्राम बनाएंगे तब देखते हैं ना। तो ये ज्यादातर सब में सेम सा ही लिखा जाता है, केवल पाइथन में थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वो भी हम समझेंगे। तो कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन से क्या होता है, हम आउटपुट स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट कराते हैं, है ना। तो राइट लाइन का मतलब यही है कि आउटपुट स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट कराना। तो हमने यहाँ क्या प्रिंट कराया है, n प्लस इज एन इवन, हमको प्रिंट कराना है इज एन इवन इवन इंटीजर। ओके, तो जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी ना,
तो ये आउटपुट स्क्रीन पर ये प्रिंट कर देगा जो भी n की वैल्यू होगी, वो जो भी यूजर इनपुट देगा n की वैल्यू में वो वैल्यू, और उसके बाद में इज एन इवन इंटीजर। अगर नहीं सेटिस्फाइड होगा तो ब्लैंक स्क्रीन देकर आउटपुट आई मीन प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो रन करा के देखते हैं क्या आता है। तो इसमें आया इवन एंड इंटीजर, तो हमको एंटर एन इंटीजर, तो इंटीजर की वैल्यू हमको एंटर करनी है, यानी इंटीजर टाइप एक कोई वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करानी है या एंटर करनी है। तो हम इंटीजर वैल्यू देंगे, तो इंटीजर वैल्यू हमने जैसे 8 दी, तो 8 इज एन इवन इंटीजर, n%2 इक्वल इक्वल 0 हो रहा है, जैसे हमने C++ के प्रोग्राम में बताया था कि n%2 का मतलब होता है रिमाइंडर हमको चाहिए, रिमाइंडर। हाँ, तो रिमाइंडर इक्वल इक्वल 0 होना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ n%2 का यूज किया है। ओके, तो ये हो गया हमारा कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड 8 पे हो रही थी इसलिए ट्रू हो गया। अब हम देखते हैं जावा का प्रोग्राम। तो जावा के प्रोग्राम में क्या है, हमको यूजर से इनपुट लेना था, तो इसलिए हमने एक हेडर फाइल को इंपोर्ट कराया, यानी कि एक जावा की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया। जावा में सॉरी हेडर फाइल नहीं होती, जावा में लाइब्रेरीज होती हैं। तो हमने जावा की एक लाइब्रेरी जो कि इनपुट लेने के लिए यूज होती है, वो हमने इंपोर्ट कराई। किस नाम से? import java.util.scanner से। ओके, तो पब्लिक क्लास का नेम हम कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सम नेचुरल लिया था, लेकिन हम यहाँ पर उसका नेम हम इवन नंबर भी ले सकते हैं ना, इवन नंबर। ओके, तो हमने यहाँ पर ले लिया इवन नंबर करके क्लास का नाम, पब्लिक क्लास ले ली हमने कोई, और इवन नंबर करके क्लास का नेम लिया। अब उसमें हमने void main मेथड को यूज किया, क्योंकि इसमें फंक्शन नहीं होता, इसमें मेथड्स होते हैं, तो void main मेथड को कॉल किया और हमने उसको यूज किया। अब उसके बाद भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हमने क्या प्रिंट कराया, एंटर एन इंटीजर। हमको एक इंटीजर वैल्यू चाहिए थी, तो हमने वो एंटर कराई। ओके, तो एंटर एन इंटीजर, तो इसलिए हमने इसको एक आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराया, जैसा हम सी में C++ और सी हैज में किया हमने, वही सेम यहाँ भी किया है। बस यहाँ पर जो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए होता है वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन होता है, उसमें जो होता है कंसोल डॉट राइट लाइन होता है, C++ में सी आउट होता है, सी में प्रिंट एफ होता है। तो ऐसे ही इसमें हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिया है, जावा का जो होता है प्रिंट, है ना। एलन लगाते हैं तो नेक्स्ट लाइन में आता है ना, जो भी हम कुछ एंटर कराएंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में एंटर होगा, इसलिए हमने यहाँ एलन नहीं लिया है, यहाँ ओनली प्रिंट लिया है। ओके, तो इससे हमारा क्या है, ये एंटर एन इंटीजर करके हमारे आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगा, और वो हमसे इंटीजर मांगेगा, यानी कि आप और हमसे, यूजर से, हम और आप इसके यूजर हैं, तो हमसे वो एक इंटीजर वैल्यू इनपुट करने को कहेगा, है ना। तो आगे देखते हैं, स्कैनर माई ऑब्जेक्ट इक्वल न्यू डॉट स्कैनर इक्वल न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। हाँ, तो सिस्टम डॉट इन से क्या है ना, हम यूजर से इनपुट लेते हैं जावा में, है ना। जावा से इनपुट लेने के लिए हम सिस्टम डॉट इन का यूज करते हैं, और स्कैनर का तो यूज होता ही है, क्योंकि जब तक हमने कोई वैल्यू दी या यूजर ने कोई वैल्यू दी, तो पहले वो स्कैन करेगा कि भाई ये स्टैक स्कैन करेगा, यानी कि इनपुट लेगा। इनपुट लेने के बाद में सिस्टम डॉट इन से उस वेरिएबल में हमारी वैल्यू को स्टोर कराएगा। तो न्यू स्कैनर यानी कि जो भी न्यू वैल्यू है वो स्कैन करेगा और उसको सिस्टम डॉट इन की हेल्प से हमारे ऑब्जेक्ट में स्टोर कराएगा, है ना। फिर माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट, तो ये इंट में ट्रांसफर करने के लिए माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट का यूज किया गया है, और जो इंट में ट्रांसफर वैल्यू होगी उसको हमने n नाम के वेरिएबल में, यानी कि इंटीजर वेरिएबल एक n नाम का बनाया था, उसमें स्टोर करा देना है ना, कराया है। ओके, फिर हमने क्या किया है, इफ का कोड लिखा वही सेम, n%2 इक्वल इक्वल 0 स्मॉल ब्रेसेस में, फिर हमने कर्ली ब्रेसेस में लिख दिया उसको आउटपुट स्क्रीन पे जो प्रिंट कराना था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और n प्लस
इज एन इवन नंबर या इज एन इवन सॉरी इंटीजर। ओके, तो हम चलो इसको रन करा के देखते हैं क्या है। तो देखो उसने मांगा हमसे कि एक इंटीजर हमको वैल्यू चाहिए, तो इंटीजर वैल्यू हमने 8 दे दी उसे। अब जैसे ही हमने 8 दी तो क्या करेगा, माई ऑब्जेक्ट में स्कैनर नाम से माई ऑब्जेक्ट एक वो बनाया है हमने वेरिएबल माई ऑब्जेक्ट नेम से। तो स्कैनर माई ऑब्जेक्ट से एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने न्यू स्कैनर माई ऑब्जेक्ट नेम से वेरिएबल बनाया। तो जब भी हम इनपुट लेते हैं तो उसमें जावा में तो हम ऐसे लिखते हैं कि स्कैनर फिर हमारा वेरिएबल नेम माई ऑब्जेक्ट, या फिर इसको ऐसे मान लो कि स्कैनर माई ऑब्जेक्ट से हम इनपुट लेते हैं इक्वल न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन से हम यूजर से इनपुट लेने के लिए जावा में हम ये इस कोड का यूज करते हैं। उसके बाद में इंट एन इक्वल्स टू माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट का यूज करते हैं। तो डॉट नेक्स्ट इंट तो माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट का यूज तो इसलिए होता है क्योंकि हमको इंट में उस वैल्यू को कन्वर्ट करना है। और इंट एन इक्वल इसलिए लिया है क्योंकि हम एन के अंदर एन वेरिएबल जो है हमारा इंटीजर वेरिएबल हमने उसको क्रिएट किया, उसके अंदर हमको उसकी वैल्यू स्टोर करानी है। ओके, अब जो हमने 8 जो इंटीजर की जो वैल्यू ली है ये उसने स्कैन की, स्कैन करने के बाद में अब वो वैल्यू जो है इन एन के अंदर स्टोर कराएगा। अब एन के अंदर जैसे ही स्टोर कराएगा उस वैल्यू को स्टोर हो गई, इंट से कन्वर्ट भी कर दी तो इंटीजर 8 हो गया। अब 8 जो है तो n%2 यानी 8%2 इक्वल इक्वल 0 यानी कि 8%2 रिमाइंडर 0 आ रहा है। 8 डिवाइडेड बाई 2 0 आ रहा है, यस आ रहा है, यानी कि उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, इसलिए n%2 इक्वल 0 लिया हुआ है ना। कोशिएंट देखते हैं तो डिवाइडेड लगाते हैं, और जहां रिमाइंडर देखना होता है वहां परसेंट लगाते हैं ना। तो n%2 इक्वल इक्वल 0 आ रहा है। तो हमारा इफ का कोड एग्जीक्यूट होगा। इफ के कोड में हमने क्या दिया है कि हमको n की वैल्यू प्रिंट करानी है और उसके साथ में एक स्ट्रिंग प्रिंट करानी है इज एन इवन इंटीजर। तो रन करा के देखते हैं कि भाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने उसमें 8 को इनपुट दे दिया है हमने। अब हम देखते हैं कि 8 की वैल्यू 8 इज एन इवन इंटीजर आ रहा है या नहीं। यस आ रहा है, 8 is an even integer। ओके, तो ये तो हुआ जावा का प्रोग्राम। अब हम एक पाइथन का प्रोग्राम और देखते हैं। तो पाइथन के प्रोग्राम में हमने कुछ नहीं किया है, बस सिंपली हमने एक वेरिएबल लिया है जिसमें हमने यूजर से वैल्यू को इनपुट कराया है, जैसे कि n इक्वल्स टू इंट इनपुट और एंटर एन इंटीजर। तो एंटर एन इंटीजर तो हमको स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद में उसमें जो वैल्यू इनपुट कराने के लिए हमने इनपुट फंक्शन यूज किया है, क्योंकि हमको एन जो हमने इंटीजर टाइप वेरिएबल जो क्रिएट किया है तो उसके अंदर हमको वैल्यू यूजर से चाहिए थी। तो इसलिए हमने सबसे पहले उस वेरिएबल को एन इक्वल्स टू हमको इंटीजर टाइप वैल्यू चाहिए तो हमने सबसे पहले इंट फंक्शन का यूज किया। अब हमको इनपुट चाहिए यूजर से तो हमने इनपुट फंक्शन का यूज किया। कैसा इनपुट चाहिए, तो हमको यूजर को संदेश भी तो देना होगा कि आपको इस टाइप का इनपुट देना है, इसलिए हमने ये एंटर एन इंटीजर वाला ये यूज किया। एंटर एन इंटीजर हमने अपनी स्क्रीन पर प्रिंट कराया। ओके, तो हमने ये प्रिंट कराया। उसके बाद में हमने फिर इफ का कोड लिखा। इफ का कोड क्या लिखा, n%2 इक्वल इक्वल 0। वही सेम जो हमने C++CS और जावा में देखा, वही सेम कोड है, बस इसमें अंतर इतना है कि उसमें हम कर्ली ब्रेसेस में लिख रहे थे और इसमें हम सिर्फ कॉलन लगा करके और उसके नीचे हम कोड को लिख देते हैं। पाइथन ये थोड़ा इजीएस्ट वे है पाइथन का, और उसमें क्या है कोड बहुत लेंदी हो जाते हैं, इनमें कोड बहुत शॉर्ट में ही बन जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है एक तो कर्ली ब्रेसेस का बच गया, फिर मेन फंक्शन है, हेडर फाइल्स हैं, यूजिंग सिस्टम वगैरह जो भी नेम स्पेस करके जो भी कंडीशनल करके जो भी कुछ देते हैं वो सब टाइम बच गया, वो सब कोड का एफिशिएंट हो गया कि यानी कि टाइम एफिशिएंट भी है स्पेस एफिशिएंट भी है। तो देखो इफ n%2 इक्वल 0 दिया, उसके बाद में हमने कॉलन
कॉलन लगाते हैं। इसमें कॉलन अगर हम कोई भी कंडीशन देते हैं या फिर हम किसी भी स्टेटमेंट को, या चाहे वो लूपिंग स्टेटमेंट हो या कंडीशनल स्टेटमेंट हो, कोई भी स्टेटमेंट है आपका, अगर आपको उसकी कंडीशन को चेक कराना है और कंडीशन चेक कराने के बाद उसके अंदर का स्टेटमेंट चलाना है, तो आपको कॉलन देना होता है पाइथन में। और बाकी लैंग्वेजेस में आपको कर्ली ब्रेसेस देने होते हैं। ओपन और क्लोज उन दोनों को करना पड़ता है। इसमें तो सिर्फ आप एक जगह, जैसे आपने कंडीशनल स्टेटमेंट इफ n%2 == 0 लिखा, जैसे आपने यहाँ इफ n%2 == 0 लिखा, इसके बाद कॉलन दे दिया फिनिश। आपको इसको बंद भी नहीं करना है, ना आपको ओपन करना है कर्ली ब्रेसेस, ना क्लोज करना है। जैसे आपको C++, है जावा में ओपन और क्लोज का बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उसमें क्लोज और ओपन ध्यान से करा जाए। जितने ओपन टैग बने हुए हैं, ओपन कर्ली ब्रेसेस हैं, उतने ही हमको क्लोज कर्ली ब्रेसेस बनाने होते हैं। ओके, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, कॉलन लगाइए और आप नीचे एंटर करके अपना कोड लिख दीजिए, है ना। तो फिर हमारा जो कोड है वो चल जाएगा। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो हमारा कोड चलेगा, तो कोड में हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो भी हम यूजर से इनपुट कराएंगे, और इज एन इवन नंबर या इज एन इवन इंटीजर। ओके, तो इसमें हमने वैल्यू दी इज एन इवन इंटीजर, पता करना है तो हमको इसमें एक वैल्यू देनी होगी, तो हमने 8 वैल्यू दी। तो आ गया 8 इज एन इवन इंटीजर। तो देखो, यूजर ने इनपुट मांगा एंटर एन इंटीजर, तो हमने एक इंटीजर वैल्यू दी 8, तो उसने इनपुट फंक्शन से इनपुट लिया 8, और उस 8 को फिर इंट फंक्शन से इंटीजर में कन्वर्ट किया, और एन में वैल्यू स्टोर हो गई 8। और उसके बाद में जो 8 वैल्यू है, तो इफ ने जब इफ का कोड चला, तो इसने सबसे पहले n की वैल्यू फेच की 8 है। 8%2 == 0 है, यस है। तो कोड चला अपना, तो कोड में अपनी वैल्यू आ गई प्रिंट से n की वैल्यू 8, और फिर कॉमा लगा के हमने क्या लिखा था, इज इन्वर्टेड कॉमा में इज एन इवन इंटीजर, तो वो वैल्यू आ गई इज एन इवन इंटीजर। तो 8 इज एन इवन इंटीजर। ओके, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि C++, है जावा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, कैसे रन कराते हैं, इफ स्टेटमेंट होता क्या है और कैसे रन करता है, कैसे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं इफ स्टेटमेंट के, ओनली इफ स्टेटमेंट कैसे रन कराया जाता है, और इसमें कंडीशंस कैसे चेक की जाती हैं, यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, और इनपुट वेरिएबल्स के बाद उन वेरिएबल्स की वैल्यू को यूजर से जो हमने इनपुट लिया और उस इनपुट को वेरिएबल में स्टोर कैसे कराया, फिर उसके बाद में जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हुई उस वैल्यू को हमने कंडीशनल स्टेटमेंट में किस तरह से उसको चेक किया, और उसके बाद में इसके कंडीशनल स्टेटमेंट के ट्रू होने के बाद में हमने कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट में एक प्रिंट फंक्शन की हेल्प से अपने आउटपुट स्क्रीन पर उसकी वैल्यू को प्रिंट कराया, यानी कि एक कोड रन कराया इफ स्टेटमेंट का, जो कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि भाई प्रिंट स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है और इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, इफ में कंडीशन कैसे ली जाती हैं और कैसे चेक कराई जाती हैं, ये सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। सो लाइक दिस वीडियो, share this video and subscribe my channel, or press the bell icon for finding latest updates, or press the bell icon for finding easily my new latest uploaded videos. Thanks for watching. Like, share and subscribe my